सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेट पॉलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ एमपी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो स्टेट पॉलिटी किस किस के साथ डील करती है? लेजिस्लेटिव बॉडी के साथ डील करती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ डील करती है और जुडिशियल बॉडी के साथ डील करती है। फाइन। और अब हम आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले आर्टिकल है 168 ये प्रोवाइड करता है कि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव बॉडी होगी और ये किस किस से कंप्राइज होगी लेजिस्लेटिव बॉडी? इट विल बी अ गवर्नर एंड वन या और टू हाउसेस, टू तब अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो। आर्टिकल 170 ये उसकी स्ट्रेंथ बताएगा। स्ट्रेंथ 60 से 500 की, कुछ भी 60 से कम नहीं होनी चाहिए और अप टू 500 मैक्स, राइट, मैक्सिमम 500। फाइन, चलो इसे रैप अप करते हैं जल्दी। स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी में आर्टिकल 168 प्रोवाइड करता है कि लेजिस्लेटिव बॉडी होनी चाहिए हर स्टेट में। इसमें गवर्नर होने चाहिए और वन या फिर टू हाउसेस, और आर्टिकल 2 हाउसेस तब अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो तो 2 हो जाते हैं। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली आई मीन विधान वन और टू। वन मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली मैंडेटरी होती है हर स्टेट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑप्शनल होती है। अगर वो है तो फिर 2 हाउसेस हो जाएंगे, अगर वो नहीं है तो 1 हाउस हो जाएगा, डेट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली। फाइन। तो आर्टिकल 170 प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ के बीच में नॉट लेस देन 60 एंड 500 मैक्स। फाइन। अब इसकी कॉम्पोजिशन में आ जाते हैं। गवर्नर होना चाहिए, राइट फर्स्ट थिंग। सेकंड, अपर हाउस होना चाहिए, जो मैं बता चुके हैं। अपर हाउस को विधान परिषद भी कहते हैं। दिस इज़ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो ऑप्शनल होता है। थर्ड थिंग, लोअर हाउस जिसे विधान सभा भी कहते हैं, डेट इज अ लेजिस्लेटिव असेंबली जो मैंडेटरी होती है। इसका होना मैंडेटरी है। गवर्नर, दिस इज ऑप्शनल। अपर हाउस इज ऑप्शनल। फाइन। सो आर्टिकल्स रिलेटेड टू स्पीकर्स एट प्रोटम स्पीकर्स ऑफ विधानसभा। पहले आर्टिकल इसमें आता है 178 क्या कहता है कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसे दे आर इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द असेंबली। दे आर इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ असेंबली। फाइन। तो इसमें क्या बताते हैं, जो स्पीकर है और जो डिप्टी स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, राइट, जो स्पीकर है, जो डिप्टी स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, दे आर इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द असेंबली। और आर्टिकल 179 क्या कहता है? आर्टिकल 179 कहता है कि अगर स्पीकर को रिज़ाइन करना है वो एड्रेस करेगा डिप्टी स्पीकर को। स्पीकर बाय एड्रेसिंग डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बाय एड्रेसिंग स्पीकर कैन रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट। फाइन। इसे क्विकली रैप अप करते हैं। आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं किसके? स्पीकर्स रिलेटेड एट प्रोटो स्पीकर्स ऑफ विधानसभा। फाइन। तो इसमें हम आते हैं पहले आर्टिकल 178 पर। 178 क्या कहता है आर्टिकल कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं वो कैसे आएंगे? दे आर इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ असेंबली। फाइन। और आर्टिकल 179 क्या कहता है? अगर स्पीकर को रिज़ाइन करना है तो डिप्टी स्पीकर को एड्रेस करेगा, डिप्टी स्पीकर को रिज़ाइन करना है तो वो स्पीकर को एड्रेस करेगा। ठीक है ना। फाइन। अब आर्टिकल आता है आपका 180, आर्टिकल 181। ठीक है। अब आर्टिकल 180 क्या करता है? तो हम आते हैं आर्टिकल 180 पर। आर्टिकल 180 बताता है कि डिप्टी स्पीकर की पावर या कोई भी पर्सन जिसने स्पीकर की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है उसकी एब्सेंट में, तो उसकी पावर को बताता है। पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और एनी अदर पर्सन जिसने स्पीकर की ड्यूटीज़ को उसके एब्सेंट में परफॉर्म करना है। आर्टिकल 181 क्या बताता है कि जो गवर्नर है, ये ऐसे एमसीक्यू में आ जाते हैं, हु कैन अपॉइंट द प्रोटम स्पीकर। तो गवर्नर क्या करता है? गवर्नर प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट करता है। वो अपॉइंट करता है, तब करता है जब स्पीकर भी नहीं होता और डिप्टी स्पीकर भी नहीं होता। ठीक है ना। तो गवर्नर खुद से एक प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट करता है। फाइन। नेक्स्ट आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एमपी लेजिस्लेटिव बॉडी। कॉम्पोजिशन ऑफ एमपी लेजिस्लेटिव बॉडी। तो ये कॉन्स्टिट्यूट होता है बाय द गवर्नर। एक गवर्नर है और यहाँ पर इनके सिर्फ एक ही हाउस है। इट मीन्स इनके लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो इट हैज़ ओनली वन हाउस बाय द गवर्नर। फाइन। गवर्नर, और इसमें सिर्फ एक ही हाउस है, डेट इज़ लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल नहीं है। ठीक है ना।
तो गवर्नर हो गया और एक लोअर हाउस हो गया। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली कह लो, विधानसभा कह लो, इट्स योर विश। फाइन। तो आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की बैकग्राउंड पर, इनकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। पहले इसे सेंट्रल प्रोविंसेस कहा जाता था, अर्लियर नोन एज सेंट्रल प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका नाम क्या था? सेंट्रल, बीच ऑब्वियसली एमपी, तो सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था, जो कब इस्टेब्लिश किया गया था? 8 नवंबर 1913 को ये सेटअप किया गया था। इसे सेंट्रल प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। पहला इलेक्शन हुआ था 1937 में। 1913 में ये सेटअप हुआ था, पहला इलेक्शन 1937 में हुआ था। ठीक है, इसको रैप अप करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये है कि ये 1913 को इस्टेब्लिश हुआ था। सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश हुआ था। इसका पहला इलेक्शन हुआ था 1937 में। फाइन। बाद में क्या हुआ? मार्च 1952 में जो 60 थे, तो हम आते हैं मार्च 1952 में जो 60 इलेक्टेड मेंबर्स थे, उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने मिलकर विधान परिषद, सॉरी मैं गलत बोल गई, विंध्या प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। मार्च 1952 में 60 इलेक्टेड मेंबर्स ने मिलकर विंध्या प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई। ठीक है ना? और सीएम कौन बने 1952 में? ऑन अप्रैल 1952 में पी शंभूनाथ शुक्ला सीएम बने। ऑन 2 अप्रैल 1952 शिवानंद स्पीकर बने असेंबली के। चलो इसे रैप अप करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने क्या क्या पढ़ा उसमें, कि अर्लियर इसे सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते थे। और ये सेटअप कब हुआ था? 1913 में ये सेटअप हुआ था। 1937 में पहला इलेक्शन हुआ था। 1952 में 60 इलेक्टेड मेंबर से मिलकर विंध्या प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई थी। फिर सीएम कौन बने थे? पी शंभूनाथ शुक्ला सीएम बने और शिवानंद को स्पीकर बनाया गया। दे वर अपॉइंटेड एज अ स्पीकर ऑफ द असेंबली। फाइन। आपको बेसिकली इंडिविजुअल कॉम्पोजिशन है, सिंपल देख लो बस। सीपी बरार की 184 थी, सेंट्रल इंडिया की 79, विंध्या प्रदेश जो 60 मेंबर्स थे 48 कॉन्स्टिट्यूंसी से वो 60 थी, और भोपाल स्टेट की थी 23। फाइन। अब कॉम्पोजिशन रीऑर्गेनाइजेशन जो 1956 में हुआ था, आपको पता होगा। तो रीऑर्गेनाइजेशन 1956 के बाद कॉम्पोजिशन क्या थी? फर्स्ट असेंबली हुई थी 1956 से 57 में, पहली असेंबली हुई थी जो डिज़ोल्व हो गई थी 5 मार्च 1957 को डिज़ोल्व हो गई थी। पहली असेंबली थी 1956 to 57 आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। पहला इलेक्शन तब हेल्ड हुआ था 1 अप्रैल 1957 को पहला इलेक्शन हेल्ड हुआ था। और इनिशियली उसकी स्ट्रेंथ थी 288, ये इम्पोर्टेंट है। 288 जो 1956 से 61 तक चली। ठीक है ना? इसमें क्या है, इसमें स्ट्रेंथ कितनी थी? 288 इनिशियल स्ट्रेंथ। फिर बाद में 1961 अगली असेंबली में 1961 to 76 में 296 हो गई। फाइन। फिर उसकी नेक्स्ट में 320 होगी, और उसमें एक नॉमिनेटेड मेंबर आया। तब 320 में एक नॉमिनेटेड मेंबर आया जब 76 से 2000 के बीच में स्ट्रेंथ के बाद। फिर 2000 ऑनवर्ड्स, 2000 में तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था ना, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 2000 ऑनवर्ड स्ट्रेंथ कितनी थी? 230 + 1 नॉमिनेटेड, क्योंकि छत्तीसगढ़ निकल गया था। फाइन। अभी हम करंट स्टेटस पर आते हैं। करंट स्टेटस स्टेट असेंबली का आते हैं हम। करंट स्टेटस, अब इस पर ध्यान दो। करंट स्टेटस स्टेट असेंबली का 1 नवंबर 2000 जब छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हो गया था, तो स्टेट असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो 280 कम हो गई। ठीक है ना? पहले वो 320 थी और एक नॉमिनेट था, 320 थी 2000 तक। ठीक है ना? एक नॉमिनेट मिलाकर 321 हो जाती है, तो बेसिकली 320 थे, आपको 320 मार्क करना है। ठीक है ना? तो अब जब 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो 230 रह गई +1 नॉमिनेटेड। फाइन।
तो अभी करंट में पॉसिबल स्ट्रेंथ क्या है, करंट में वही है 230 है, जिसमें एक नॉमिनेटेड है, तो फिर 231 होगी। अभी करंट में क्या है, तो बेसिकली 1 नवंबर 2000 में क्या हो गया, 230 + 1 नॉमिनेट मिलाकर 231। आपको 231 स्ट्रेंथ लिखनी है, क्योंकि आपको नॉमिनेट साथ में लिखना है इसमें। अब आपसे पूछेंगे पॉसिबल स्ट्रेंथ 231, एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ, टोटल पॉसिबल स्ट्रेंथ 231, एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है 230 है, क्योंकि एक नॉमिनेट है, फाइन। और रिजर्वेशन पोजीशन आफ्टर डी लिमिटेशन 2008, आफ्टर डी लिमिटेशन 2008 एसटी की रिजर्वेशन 47 है और एससी की रिजर्वेशन 35 है, फाइन। अब इसे फटाफट इसे रैपअप करते हैं, इसकी करंट स्टेटस क्या है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। हम इसका वो कर रहे हैं, करंट स्टेटस इसका है 231। टोटल पॉसिबल देखो बाइफर्केशन हो गई थी 2000 में, छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, तो इसके पहले 320 इसकी स्ट्रेंथ थी +1 नॉमिनेटेड था। बाइफर्केट करने के बाद वो जब अलग हो गया तो स्ट्रेंथ कम हो गई, कितनी होगी 230, 320 से 230 होगी, फाइन। तो टोटल पॉसिबल स्ट्रेंथ इसकी कितनी है 231, 1 इसमें नॉमिनेटेड है और वैसे 230 है एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ। और जो रिजर्वेशन पोजीशन है वो डी लिमिटेशन 2008 के बाद एसटी की है 47, एसटी की है 47 और एससी की है 35। तो इसकी एग्जिस्टिंग जो एसटी की है वो 47 है और एससी की है 35, फाइन। एसटी की 47, एससी की 35। बेसिकली सिटिंग ऑफ असेंबली, सिटिंग इज समन्ड बाय द गवर्नर, किसकी रिकमेंडेशन पर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फाइन। उनकी ऑब्वियसली गवर्नर की खुद की मर्जी नहीं होती, तो जब वो रिकमेंड करते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके अकॉर्डिंग वो सीट को समन करता है। और देयर 3 सिटिंग्स वैसी होती हैं जैसे सेंटर में पार्लियामेंट की होती हैं, एक होता है बजट सेशन, एक होता है मानसून सेशन और एक होता है विंटर सेशन, फाइन। 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं पड़ना चाहिए बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशंस। फिर अब इसको रैपअप करते हैं। सिटिंग ऑफ असेंबली है, सिटिंग समन्ड होती है बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 3 सिटिंग्स होती हैं, एक बजट होता है, एक मानसून होता है, एक विंटर होता है, और 6 मंथ्स का गैप नहीं पड़ना चाहिए बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशन। असेंबलीज, एमपी की असेंबलीज देखते हैं। पहली लेजिस्लेटिव असेंबली कब हुई थी, 1 नवंबर 1956, ये आपको पता भी होगा। 1 नवंबर 1956, ये आपको डेट वैसे भी याद होगी रिलेटेड टू एमपी। 1 नवंबर 1956 टू 5 मार्च 1957, फाइन। ये पहली लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो अभी जो चल रही है 15th लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है, जो 13 दिसंबर 2018 से स्टार्ट हुई है, फाइन। तो पहली हुई थी 1 नवंबर 1956 टू 5 मार्च 1957, जो अभी चल रही है वो 15th है 30 दिसंबर टू 2008, ठीक है ना। अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, वो ये है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो एमपी विधानसभा एंड एमपी गवर्नमेंट की है, वो दोनों कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो हिंदी है, इन देवनागरी स्क्रिप्ट, फाइन। और इसमें आपको कौन से फैक्ट्स याद रखने, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिलेटेड, जो पहली टेन्योर थी जो अभी हम पढ़ चुके हैं, फिर मैं बता रही हूँ इसका टेन्योर क्या था पहली लेजिस्लेटिव असेंबली का। 1 नवंबर 1956 टू 5 मार्च 1957 इसका पहला टेन्योर था। और जो पहले फ्रेश इलेक्शन हुए थे एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो 1957 में हुए थे, एंड असेंबली कंटिन्यू रही थी 1 अप्रैल 1957 तक। द फर्स्ट फ्रेश इलेक्शंस to the MP Legislative Assembly was held in 1957 and the assembly was constituted, और असेंबली को कॉन्स्टिट्यूटेड कब हुई, 1 अप्रैल 1957 को, राइट। फिर इनिशियली इसकी स्ट्रेंथ थी 288, जो बाद में बढ़कर होगी 296, फिर बाद में बढ़कर होगी 320। ये मैं आई थिंक पहले लेक्चर अभी बता चुकी हूँ, ठीक है ना। इनिशियल स्ट्रेंथ आपको याद रखना है। इनिशियल जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, पहला इलेक्शन कब हुआ था, वो हुआ था 1 अप्रैल 1957 को हुआ था। 1 अप्रैल 1957 को जो असेंबली बनी थी उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, 288। आपको 288 याद रखना है, 288, फाइन। और जो बाद में जाकर 296 हो गए, बाद में 320 हो गई। देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर 1 नॉमिनेटेड मेंबर, एक नॉमिनेटेड मेंबर का प्रोविजन है, ठीक है। और एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, तो स्टेट को बाइफर्केट किया गया 2 स्टेट्स में, मतलब छत्तीसगढ़ निकल गया एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 द्वारा। कॉन्सिक्वेंटली जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो गिरकर कितनी होगी, 2 पहले थी 320 थी, 320 से गिरकर 230 हो गई, ठीक है ना। और आज की करंट भी इसकी 230 है और एक इसमें नॉमिनेटेड 231 हो जाएगा, फाइन। अब आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। 7th अमेंडमेंट,
7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 ये प्रोवाइड करता है, सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 प्रोवाइड्स फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, अच्छे से लिखती हूँ, सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1956 provides for the legislative council in MP. फाइन. हाउएवर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन अभी तक इशू नहीं किया गया प्रेसिडेंट द्वारा, हैंस द MP कंटिन्यूज विद द यूनिकैमरल, उसका आज भी यूनिकैमरल है, जबकि सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1956 प्रोवाइड करता है फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन MP. फाइन. अब हम स्पीकर्स की बात करें अपने ये विधानसभा की, तो पहले स्पीकर कौन से थे? पंडित कुंजीलाल दुबे. पंडित कुंजीलाल दुबे पहले स्पीकर थे विधानसभा के, और अभी प्रोटम जो थे 2020 में 27/2020 में वो प्रोटम स्पीकर कौन से थे? रामेश्वर शर्मा. ठीक है ना. और उसके पहले प्रोटम कौन से थे? जगदीश देवाड़ा. फाइन. ठीक है. और हम बात कर लेते हैं अभी जो 15th असेंबली चल रही है, इलेक्शन इसके कब हुए थे? 28 नवंबर 2018 को हुए थे, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली 13 दिसंबर 2018. टोटल मेंबर थे 230, और टोटल इलेक्टेड फीमेल MLA थी 17. प्रोटम स्पीकर थे श्री दीपक सक्सेना, जो एक्स MLA छिंदवाड़ा के थे. दीपक सक्सेना प्रोटम स्पीकर थे. और नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है कोई. फाइन. यहाँ पर कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, तभी इसकी जो टोटल मेंबर है वो 230 है. जबकि 14th असेंबली जो इसके पहले वाली असेंबली थी उसमें नॉमिनेट किसको किया गया था? लॉरेंट बी लोबो को, थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टीम. फाइन. और इनके स्पीकर जो अभी हैं वो हैं NP प्रजापति वकेट. ओके, वकेट कर दिया. और डिप्टी स्पीकर मिस हिना कावारे वकेट. ओके. लीडर ऑपोजिशन गोपाल भार्गव कमलनाथ. फाइन. ओके. ठीक है. तो जो स्पीकर थे वो उन्होंने वकेट कर दिए NP प्रजापति, बट अभी प्रोटम स्पीकर, ठीक है ना, जो चल रहे हैं वो रामेश्वर शर्मा चल रहे हैं. फाइन. लीडर ऑपोजिशन है गोपाल भार्गव और कमलनाथ. फाइन. ओके, थैंक यू. विल रिज्यूम लेटर इन अवर नेक्स्ट लेक्चर.